अब मैं अपने चैनल के माध्यम से फिर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के लिए आपको इंटर साइंस यूँ कहें आर्ट्स के छात्र को भी ये जो सजेशन के तौर पे क्वेश्चन आंसर का एक व्याकरणिक और किताब और अभी जो मॉडल सेट आया है आपका, उसमें आप देखेंगे कि बहुत ऐसे लेसन्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा बिटवीन डेप्थ, जहाँ की पढ़ाने के क्रम में शिक्षक इग्नोर कर देते हैं उन बातों को, वहाँ तक अभी के मॉडल सेट में प्रश्न पूछा गया है। उन्हीं से संबंधित मैं आपके लिए ये एक सजेशन के तौर पर लाया हूँ और आप इसे माने शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाकर ऑल कर देंगे, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको जाता रहेगा। चूँकि मैं जैसा मानता हूँ कि हिंदी का ये अप्रॉक्स अब लास्ट ही होगा, एक आध वीडियो और अगर जाएगा तो आपका फॉर द एग्जामिनेशन के लिए, नहीं तो फिर आपका इंग्लिश की शुरू हो जाएगी। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन है कि फल का लिंग निर्णय करें। 3 से 4 नंबर का प्रश्न आपको ये लिंग संबंधित पूछा जाता है, जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बातें होती है। तो फल के लिए आपका सही आंसर होगा पुल्लिंग। यात्रा शब्द स्त्रीलिंग है, चमक शब्द स्त्रीलिंग है। निम्न में कौन सार्वनामिक विशेषण है? तो ये जो आपका 4 ऑप्शन है, इसमें एक है कि ऐसा आदमी नहीं देखा। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़े, तो आगे की ओर जब हम लोग बढ़ें तो इसमें 5वां प्रश्न है कि विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है और फिर मैं आपको कर देता हूँ कि हिंदी व्याकरण में जितने भी लेसन्स हैं, जैसे संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, विशेषण हुआ, पदबंध हुआ, समास हुआ, तो इसके मुख्यतः कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह भी कलेक्शन है आपका। फिर है कि स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम है, इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक है। इसी क्रम में आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब धन कौन सा समास है? तो ये परिमाण बोधक, याद रखना है, परिमाण बोधक। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़े, कहा जा सकता है कौन सा पदबंध है? तो ये क्रिया पदबंध है। अब आगे आपको पदबंध के बारे में भी बताऊंगा या नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। फिर अगला प्रश्न है कि कर्म या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2। ये आंसर आपका दिया हुआ है। आप इसको पूरा अंत तक बने रहें और सारे क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। आगे की ओर बढ़ते हैं। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। हम लोग जानते हैं कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये 2 ऐसी क्रिया हैं जिसमें कहने का अर्थ है कि इंग्लिश में आप यूं कहें कि अगर आपके वाक्य दिए हुए हैं और उसमें व्हाट का जवाब, हु का जवाब नहीं, व्हाट का जवाब अगर मिल जाता है तो फिर उस वाक्य में जो क्रिया होती है वो सकर्मक होता है और जिसमें व्हाट का जवाब नहीं मिलता वो अकर्मक होता है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला है कि कार्य के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो 2। राम सोता है कौन सा क्रिया है? तो अकर्मक। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या का जवाब नहीं मिलेगा। क्या सोता है? तो क्या सोता है तो फिर कोई जवाब नहीं। कौन सोता है? तो राम। लेकिन क्या सोता है? तो कुछ नहीं, इसलिए अकर्मक क्रिया। और अगला प्रश्न आपका है 14 नंबर का कि निम्न में कौन नदी का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो ये नहीं है वाला में आपका आंसर हो जाएगा 14 में कि यहाँ दिया हुआ है सेवलिनी, सरिता, तटनी, अनिल। तो ये डी आंसर इसका हो जाएगा। ये डी आंसर आपका हो जाएगा, जो कि इसका पर्यायवाची नहीं है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अमृत का पर्यायवाची अमीय। फिर आगे अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है शब्द का पर्यायवाची नाद भी होता है, ध्वनि भी होता है, निनाद भी होता है। याद रखना है, चूंकि वहाँ ऑप्शन आपके पास होते हैं और पर्यायवाची 3, 4, 5 कम से कम आपको याद रखना है, क्योंकि वहाँ कोई भी आपको मिल सकता है। सूर्य का पर्यायवाची तरिन, ब्राह्मण का पर्यायवाची द्विज, लघु का विलोम गुरु या दीर्घ और पुरस्कार का विलोम दंड। फिर इसी क्रम में हम लोग आगे की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है जर शब्द का विलोम चेतन, स्थावर शब्द का विलोम जंगम, निंदा का विपरीतार्थक शब्द प्रशंसा, प्राचीन शब्द का विलोम अर्वाचीन। और फिर आगे की ओर हम लोग बढ़े। अगला प्रश्न है
कि गोद में सोने वाला कहलाता है अंकसाई। याद रखिएगा, हम लोग वहाँ शिशु दाल लिख ऑप्शन रहेगा, बच्चा रहेगा नहीं, अंकसाई। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है अंतेवासी। बहुत ही बीबीआई है ये दोनों, तो इन दोनों प्रश्नों पर आप ध्यान देंगे। अगला है कि जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द है अपरिहार्य। अपरिहार्य बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आशा से अधिक आशातीत। आगे की ओर हम लोग बढ़े। अगला प्रश्न है कि तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? कुशाग्र। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो विधुर। प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का अर्थ है मृत्यु। इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़े। अंगारों पर लौटना तो ईर्ष्या से व्याकुल होना। कोसों दूर भागना, बहुत अलग रहना। घुटने टेक देना, हार मानना। और फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका, तो नेक्स्ट प्रश्न यह है कि निम्न में कौन से शुद्ध शब्द हैं? तो यहाँ जो है आपका नुपुर, पत्नी और मधुर ये सभी शुद्ध हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर अगला है कि शिव का उपासक शैव कहलाता है स्वीकार करने योग्य वरेण्य। वरेण्य ध्यान दीजिएगा। दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री धाय कहलाती है। यानी जिस बच्चे की माँ या तो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है या नहीं रहती है, उन बच्चों का अगर कोई पालन पोषण करता है तो वैसे स्त्री को धाय कहा जाता है। आगे हम लोग सायंकालीन बेला जब पशु चरकर लौटते हैं तो गोधूली कहलाता है। आँख के सामने के लिए एक शब्द प्रत्यक्ष है और प्रलय का विपरीतार्थक शब्द सृष्टि है। सौम्य का विलंब उग्र है। आगे हम लोग बढ़े। अगला प्रश्न है आपे से बाहर आना, बहुत क्रोधित होना, काठ मारना, स्तब्ध रहना, श्री गणेश करना, आरंभ करना, घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। और फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उल्टी गंगा बहाना, परंपराओं के विपरीत कार्य करना। और अगला है कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो इसका सही आंसर है तात्कालिक भी शुद्ध है, परीक्षा भी है, तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी तात्कालिक भी और परीक्षा भी दोनों शुद्ध शब्द है। निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? इसका देखिए, यह हिंदू भी अशुद्ध है, तत्व भी अशुद्ध है, पूजनीय भी है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो ये चीज हमें कुछ प्रश्न का आंसर जो है वो हमें ऑप्शन पे डिपेंड करता है, या यूं कहें ऑप्शन वाले प्रश्न का आंसर बहुत ज़्यादा हद तक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो इसका सही आंसर है कि यह कहना आपकी गलती है, ये वाक्य जो है ये शुद्ध है आपका। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा मुहावरे का अर्थ है दृढ़ प्रतिज्ञा। बहुत अच्छा है, इस पर आप लोग बारीकी से ध्यान देंगे। आगे की ओर हम लोग बढ़े। उत्थान का पतन। उत्थान का पतन है तो है क्या? तो वो विलोम यानी उल्टा है, ध्यान देना है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में कौन चंदन का पर्यायवाची नहीं है? तो चंदन का पर्यायवाची जो नहीं है वो है बी नवीनतम। ध्यान दीजिएगा, चंदन का पर्यायवाची नहीं है बी। कृष्ण का विलोम है शुक्ल, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। झंझट का पर्यायवाची परेशानी। आगे हम लोग बढ़े। अगला प्रश्न है कि जलवायु कौन सा समास है? तो जलवायु द्वंद्व समास है, क्योंकि इसका जब हम विग्रह करते हैं तो जल और वायु या तो योजक चिन्ह रहे या और रहे, तो वैसे समासिक शब्द जब विग्रह करने के बाद और या योजक चिन्ह के साथ हो तो वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में कौन सर्वनामिक विशेषण है? तो इसका है कोई आदमी, यानी बी। सही आंसर है इसका बी। घी शब्द पुल्लिंग है, काजल भी आपका पुल्लिंग है। अगला प्रश्न आपका है मनो विनोद शब्द, यह भी पुल्लिंग है। मुसीबत स्त्रीलिंग है। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़े। गुस्सा शब्द पुल्लिंग है। लोहा का लिंग निर्णय स्त्रीलिंग है। लौंग स्त्रीलिंग है। घबराहट स्त्रीलिंग है। हिंदी शब्द स्त्रीलिंग है। तो इस पर आपको पूरा ध्यान देना है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दाने दाने को गिनना का अर्थ होता है भुखमरी की स्थिति। खिल्ली उड़ाना का अर्थ है व्यंग करना। खड़ा का विलोम खोट। फिर तलवार का विलोम सहायक। और अगला प्रश्न आपका है क्या कि जिससे किसी के बात न होने का बोध हो तो वो निषेध वाचक वाक्य कहलाता है। और अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ सेना रहती है
उसे छावनी कहते हैं। अगला आप लोग बढ़ें। अगला प्रश्न आपके लिए है कि निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसका सही आंसर है पेड़ पर तोता बैठा है, ये शुद्ध है। अरे तुम फर्स्ट आ गए, ये किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये विस्मयादि बोधक पदबंध का उदाहरण है। एक चीज़ हमें यहाँ बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए कि पदबंध के ऐसे वाक्य जिसमें कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी अर्धविराम हो, वो विस्मयादि बोधक पदबंध ही कहलाएंगे। वह गाड़ी चलती जा रही है, कौन पदबंध है? तो ये क्रिया पदबंध है। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, सुंदर और स्वच्छ लिखने वाला छात्र, यह किस पदबंध का है? तो ये विशेषण पदबंध का है। फिर पदबंध के कितने भेद होते हैं? तो 8। ये नाम आपका दिया हुआ है, संज्ञा, क्रिया, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विस्मयादि, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, विशेषण, संबोधन, समुच्चय पदबंध। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। अगला प्रश्न है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद कितने होते हैं? तो ये 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो देवनागरी, उर्दू भाषा, फारसी, अंग्रेजी भाषा, रोमन, हिंदी और संस्कृत देवनागरी। और अगला आपका प्रश्न है कि आधुनिक व्याकरण में स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। ये क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक। आधुनिक व्याकरण में व्यंजन वर्णों की संख्या तो वो 35। ये चीज़ ध्यान रखना है। और अगर आपको पूछ दिया जाए कि आधुनिक हिंदी व्याकरण में वर्णमाला की संख्या तो 52। हिंदी व्याकरण में अंतस्थ वर्णों की संख्या तो 4, य, र, ल, व। उष्ण व्यंजनों की संख्या 4, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, स। मूल स्वरों की संख्या तो 4, अ, हर्षई, हर्षऊ, री। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़े। भाषा के कितने रूप हैं? तो 3, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका सांकेतिक, सांकेतिक का अर्थ होता है इशारा। सांकेतिक, सांकेतिक। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। द्विगुण व्यंजनों की संख्या बड़ीरो और अड़ो। अक्सरा ये गलतियां हो जाती है, ये पढ़े लिखे के साथ ये अक्सरा देखते हैं कि ट, ठ, ड के नीचे भी बिंदा, ढ के नीचे भी नहीं। ड अलग है, ढ अलग है। अब बड़ीरो और ह अलग है, दोनों का प्रयोग अलग होता है, उच्चारण अलग है और दोनों 2 व्यंजन है। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला मेरा प्रश्न है कि अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 5। ये अंग, य, मूर्धन्य न, दंत न, म। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। घोष वर्णों की संख्या 11। संधि के कितने भेद? मुख्यतः तो 3। अब फिर आगे की ओर हम लोग बढ़े। स्वर संधि के कितने भेद? 5। उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद? 5। कारक के कितने भेद? 8। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला मेरा प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद? 6। विशेषण के कितने भेद? 4। समास के कितने भेद? 6। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद? 2। फिर अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये सब बहुत ही वीवीआई है, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ध्यान देने वाली बात है। वचन कितने प्रकार के? 2। वाच्य कितने प्रकार के? 3। पदबंध कितने प्रकार के? 8 भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद 3। फिर अगला प्रश्न आपके लिए क्या है वो देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद 8, वाक्य की प्रयोग दृष्टि से क्रिया के भेद 6, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद 2। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट आपका जो आया है वह पॉइंट क्या है कि संक्षेपण। ये 4 नंबर का हिंदी में अनिवार्य क्वेश्चन होता है, यानी इसके विकल्प नहीं होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में गद्यांश होता है, गद्यांश से आधारित प्रश्न आंसर होते हैं पैसेज, बट यहाँ सिर्फ संक्षेपण होता है, प्रीसेस। आइए, संक्षेपण की मुख्य बातें क्या है कि संक्षेपण का एक उपयुक्त और आकर्षक शीर्षक होना चाहिए। यानी जब आप किसी अवतरण को, माने जो गद्यांश आप उसको समझ रहे हैं, वो अवतरण जो दिया हुआ है उसको जब पढ़ेंगे तो अपने मन से उस अवतरण से रिलेटेड उपयुक्त और आकर्षक शीर्षक है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। दिए गए गद्यांश या अवतरण को 2-3 बार पढ़कर अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए।
यह भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अगला है मूल अवतरण का पूरा पूरा भाव संक्षेपण में आना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो अवतरण दिया हुआ है उसका आप संक्षेपण करने जा रहे हैं, तो यानी अगर कुल शब्दों की संख्या उसकी 100 है तो 33 शब्दों में आपको लिखना है। तो जो मेन बात है वो आपको लिखना है। संक्षेपण के मूल गद्यांश के कुल शब्दों का 1/3 भाग ही लिखना है, ये ध्यान रखना है। जो मैंने बोला कि 100 शब्द है, 3 से भागा देना है, 33 आया तो 33 शब्द ही लिखना है, या 1-2 बढ़ सकता है, लेकिन ज़्यादा बढ़ने में नंबर कट हो जाता है। संक्षेपण करते वक्त किसी भी प्रकार की आलोचना से बचना चाहिए। बिल्कुल गद्यांश या अवतरण के अनुरूप ही लिखना है, उस पर कोई व्यंग्यात्मक या टिप्पणी नहीं करनी है। और अगला है समासिक शब्दों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, चूंकि शब्दों की संख्या कम होती है। और अंत में दिए गए गद्यांश एवं संक्षेपित अवतरण की शब्द की संख्या स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए, जैसे नीचे में कुल शब्दों की संख्या और संक्षेपित शब्दों की संख्या। इस तरह से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कहने का अर्थ है कि बेहतर मार्क्स मिलने की चांसेस होते हैं। देखिए, ये गद्यांश आपका दिया हुआ है कि जीवन का वास्तविक आनंद मनुष्य को अपने श्रम से प्राप्त होता है, जो सुबह शाम तक अपना खून पसीना एक करते हुए कर्म के क्षेत्र में डटा रहता है। चिंताएं उससे दूर भागती है। ऐसे व्यक्ति को व्यर्थ की बातें सोचने का अवसर नहीं मिलता है। परिश्रमी व्यक्ति को किसी बात की कमी नहीं है, उसे अपनी आशाओं पर विश्वास होता है। फिर वह किसी के सामने हाथ फैलाए क्यों? वह जानता है कि उसके पास 2 हाथ हैं जिनसे अपने भाग्य का निर्माण किया जा सकता है। अब देखिए, ये तो आपका क्या हो गया? ये आपका अवतरण हो गया। अब इसका शीर्षक है श्रम की महत्ता। अब इसका जो ये क्या कहते हैं शीर्षक हुआ वो ये हुआ। अब फिर श्रम से जीवन को वास्तविक आनंद मिलता है। परिश्रमी व्यक्ति को किसी बात की कमी नहीं, क्योंकि इन 2 हाथों से वह अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। तो ये जो मैंने पंक्ति आपको संक्षेपण करके दिया है, तो ये मैंने पंक्ति इसलिए दिया है कि ऊपर में जो अवतरण है इसी से रिलेटेड है, और जो बातें उसकी है वही मैंने लिखने का प्रयास किया है। अब हमको नीचे में देखना क्या है कि नीचे में देखना यह है कि इसमें गद्यांश में कुल शब्द, तो गद्यांश में कुल शब्दों की संख्या आपका 88 है और संक्षेपित शब्द 33 है। अब 88 का जब हम 1/3 की बात करें तो 3 से भागा दें तो 3 दूनी 6, फिर 2 3 मैंने लगभग 30 के आसपास होता है, इसलिए 2-3 वर्ड आपका चल सकता है। तो इस तरह से आपको संक्षेपण लिखना है और आप इसके लिए घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कहीं संक्षेपण में प्रॉब्लम आए तो निश्चित रूप से आप हमें संपर्क करें, या ऑफलाइन क्लास भी एपेक्स कोचिंग क्लासेज भरसों मिश्रा टोला में चलते हैं। अन्यथा आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर जाकर के आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आइए क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। जीवन क्या है? इसका परिचय लेखक जे कृष्णमूर्ति ने किस रूप में दिया है? तो लेखक जे कृष्णमूर्ति ने जीवन के व्यापक स्वरूप को हमारे व्यंजक प्रस्तुत किया है कि जीवन अद्भुत हास्य और आग तत्व है। जीवन अनंत से युक्त एक विशाल साम्राज्य है जिसमें मानव कर्म करते हैं। जीवन समुदाय, जातियों और देश के हैं। कहने का अर्थ है कि ये जो आंसर आपका मैं दे रहा हूँ उसको देखिए गौर से, कि समुदाय, जातियों और देश के प्रति बिल्कुल ही समर्पण है। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म है, जीवन गूढ़ है, जीवन विराट है, जीवन सुख दुख और भय से युक्त होते हुए भी आनंद में है। कहने का अर्थ है कि जीवन के बारे में बताए लेखक का मानना है कि इसमें कई विविधताएं, अनंत लेखक के साथ कई रहस्य मौजूद हैं। यह कितना शानदार है! प्रकृति में उपस्थिति, पक्षीगण, फूल, वैभवशाली वृक्ष, देवताओं, आकाश के तारे में भी लेखक जीवन के रूप में दिखाई देते हैं। कहने का अर्थ है कि लेखक जे कृष्णमूर्ति ने जीवन का परिचय सभी रूपों में दिया है। तो ये आपका जो प्रश्न का उत्तर है ये बहुत ही सटीक है, और इसे आप निश्चित रूप से पढ़ें, याद करें, समझने का प्रयास करें, क्योंकि रट्टा मारने से सिर्फ नहीं होगा। आगे की ओर देखते हैं कि तिरिच को जलाने गए लेखक उदय प्रकाश को पूरा जंगल परिचित क्यों लगता है। अब देखिए, लेखक को पूरा जंगल परिचित इसलिए लगता है कि इसी जगह से कई बार सपनों में तिरिच से बचने के लिए वो भागा करते थे। लेखक गौर से हर तरफ देखता है तो उसके सपने में वो क्या कहते हैं, जंगल का वह दृश्य जो वो देखे थे, वो बताया भी था कि एक सकड़ा सा नाला इस जगह बहता है। नाले के ऊपर जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वहीं आपका ये कीकड़ का एक बहुत बड़ा पेड़ है, ये माने जंगली पेड़ है, जिस पेड़ पर बड़े शहद के छत्ते हैं।
तो लेखक को एक भूरा रंग का चट्टान भी मिलता है जो बरसात भर के नालों में पानी की आंधी में डूबी रहती है। लेखक को उसी जगह तिरिच की लाश भी मिल जाती है। तो सपने में आई बातों का सच होना लेखक को जंगल से परिचित कराता है। मतलब कि इसलिए लेखक जंगल परिचित लगता है क्योंकि इन सब चीज़ों को वो सपने में देख चुका था। कहने का अर्थ है कि यह जो प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप इसे ढंग से याद करते हैं तो 2 अंकीय अगर पूछा जाए तो भी आप लिख सकते हैं, 5 अंक में पूछा जाए तो भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए अगला है कि लेखक मलयज अपने किस डर की बात करते हैं और इस डर की खासियत क्या है, पठित पाठ के आधार पर लिखिए। हम जानते हैं कि ये डायरी 2 तरह के होते हैं, नहीं? तो पहला डर आर्थिक और दूसरा डर है सामाजिक। तो इस तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा का डर, तो लेखक अपने प्रियजनों को खोने का डर आर्थिक तंगी की वजह से। तो इस तरह से मैं आपको देखिएगा, इस पूरे क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सारा प्रश्न का उत्तर मैंने आपको जिक्र कर दिया है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के राष्ट्रगीत जनगण मन अधिनायक जय से अधिनायक शीर्षक कविता का क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ जो बोला गया है इस आंसर को आप पढ़िएगा, मैं ओरली आपको समझा देता हूँ कि अधिनायक का संबंध इसलिए है कि उसमें भी अधिनायक शब्द का प्रयोग है और वह भी एक रहस्यमय है कि आखिर हम जन गण मन अधिनायक जय किस अधिनायक का जयकार कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ जो है कवि ने उससे जोड़ा है। आप इस आंसर को पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। फिर अगला प्रश्न है कि तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव क्या है। मैं आपको सिर्फ ओरली समझाऊंगा, आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इस प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए तुमुल कोलाहल कला का अर्थ है कि हमारे जयशंकर प्रसाद द्वारा ये रचित है। तो इस रचित में जयशंकर प्रसाद जी ने मैंने ये बताया कि ये ज़िंदगी जो है, चाहे हम यहाँ जिए या विश्व के किसी कोने में, सब लोग परेशान हैं। तो उस परेशानी का क्या कारण है और इस तुमुल कोलाहल कला के माध्यम से वो कहना क्या चाहते हैं, इसमें सब कुछ आंसर आपका दिया हुआ है। आप इसको बारीकी से पढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपका है कि ये मॉडल सेट का है कि लघु उत्तरीय प्रश्न, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। इसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंद में बनाए रखता है। ये 2 अंकीय प्रश्न है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे का प्रश्न है कि दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ। तो दिनकर जी का जो निधन हुआ था उसका देखिए कि निधन के दिन दिनकर जी जेपी के मित्र रामनाथ जी गोयनका के घर पर मेहमान थे। उसी रात्रि उनको दिल का दौरा पड़ा और 3 मिनट में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सभी डॉक्टर सब तरह से माने जो भी उपकरण औजार लेकर तैयार थे, लेकिन फिर वे नहीं बच सके। तो ये 2 अंकीय प्रश्न का आंसर है आपका। और ये सारे प्रश्न VVI हैं जो कि आपका प्री बोर्ड और मॉडल में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम के लिए ज़बरदस्त संभावित है। अगला है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है और नर और नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं और सच में कहूँ तो नारी की पराधीनता तब से शुरू हुई जब से मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया। ये चीज़ आपका लिखा हुआ है, आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ये एक नमूना है। गैंग्रीन क्या है, रोज शीर्षक पाठ के अनुसार लिखें। गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है। पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों के पैर में जब कांटा चुभता है उसके बाद काफ़ी दिनों तक वो छोड़ देता है और पैर में एक अंदर से जख्म हो जाता है जिसका इलाज सिर्फ एक पैर का काटना होता है। इसी प्रकार की बीमारी जो है वो गैंग्रीन कहलाती है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। तो भगत सिंह की विद्यार्थियों से बहुत सी अपेक्षाएं। वो चाहते थे कि विद्यार्थी राजनीति में तथा देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करे और उनके सुधार का उपाय भी वो सोचे, क्योंकि इनका मानना था कि विद्यार्थी जो है देश का भविष्य है। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जायसी रचित करबक में रकत के लई का क्या अर्थ है। जायसी कहते हैं कि मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है। इस काव्य को जिसने भी सुना उसे प्रेम का पीरा अनुभव हुआ है। उन्होंने इस कथा में रकत रूपी लई के द्वारा जोड़ा है, अर्थात गाढ़ी प्रीति आंसुओं से भिंगाया है। रकत के लई का अर्थ हुआ गाढ़ी प्रीति। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि चातकी किसके लिए तरसती है। तुमुल कोलाहल में शीर्षक कविता के अनुसार दें। तो चातकी नाम का एक पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की एक बूंद के लिए तरसती है। आप विश्वास कीजिएगा कि यह चातकी पक्षी जब स्वाति नक्षत्र आता है
जाड़े का मौसम जब शुरुआती होता है तो उस समय थोड़ा बहुत बारिश की संभावना होती है। ये रात भर उल्टे अपने बॉडी का उल्टे पोजीशन में चोंच को मुंह खोले रात भर रहता है कि अगर बारिश हो और वह बूंद मेरे चोंच में आ जाए यानी मेरे अंदर आ जाए तो फिर क्या कहना है। तो ये चातकी पक्षी की कहानी है। तुलसी रचित दोनों पद में किस रस की व्यंजना हुई है? तुलसी रचित दोनों पद में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। तुलसी ने भगवान राम और जगत जननी सीता की स्तुति द्वारा भक्ति भाव दिखाए हैं। अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माँ को अपना मन समझना कब कठिन होता है और क्यों? पुत्र वियोग शीर्षक कविता के आधार पर कहें। तो यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप जान लीजिए, माँ के लिए अपना मन समझना तब कठिन हो जाता है जब वो अपने बेटे को खो देती है, और बेटा माँ की अमूल्य धरोहर होता है। अतः माँ अपने बेटे को खोकर अपने मन को समझाने में असमर्थ महसूस करती है। अगला प्रश्न है, दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है? दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है? तो जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के अनुसार इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर है सही कि दानव दुरात्मा का अर्थ है कि वह व्यक्ति जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए उनके हक को छीनते हैं, वैसे व्यक्ति दानव दुरात्मा कहलाते हैं। आगे की ओर हम लोग बढ़ें। अगला है कि अब आपको मैं क्या करने जा रहा हूं कि काव्य खंड में जो मेन पॉइंट है, मैंने अभी आपको ऊपर में जिक्र किया कि बिटवीन जो पंक्तियां हैं उस पर मेरी नज़र नहीं जाती है या हम इग्नोर कर देते हैं, उसका मैंने कलेक्शन आपको दिया है। सुभद्रा कुमारी चौहान को मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सरिया पुरस्कार मिला। रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय की स्मृति पुरस्कार 1992 1992, दयाबंती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में मिला। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ आर्ट्स एवं लेटर्स 2005, पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान आदि मिला। ये सब मेन पॉइंट आपको दिया है कि बिना किताब पढ़े भी अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव प्लस 2 अंकीय बिल्कुल ही क्लियर होगा। अगला पॉइंट है कि ज्ञानेंद्र पति को पहला सम्मान 2006 एवं संशयात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 से इनको विभूषित किया गया। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपका गद्य खंड में है। तो गद्य खंड में है कि जयप्रकाश नारायण को 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार, 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न मिला। बहुत ही वीवीआई। जयप्रकाश नारायण को बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त मिला। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञा जी साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, सुग्रा युगोस्लाविया विदेशी है का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि पुरस्कार मिला है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि जगदीश चंद्र माथुर को विद्या वारिधि कालिदास अवार्ड एवं बिहार राजभाषा पुरस्कार मिला है। अगला है नामवर सिंह को 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993, परिवेश सम्मान 1995, जयश्री सम्मान 1996 एवं कथाक्रम सम्मान 2000 में मिला है। ये सब वीवीआई है। आप बिना हिंदी के बुक को अभी तत्काल देखे भी आप इस काम पर काम कर सकते हैं। आइए मैं आपको काव्य खंड का जो पाठ सूची है उसका भी एक समूह आपको दे दूं कि कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है, और ये पद आपका सूरदास, पद तुलसीदास, छप्पे नाभादास, कवित्त भूषण, और तुमुल कोलाहल कला जो है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। फिर अगला पॉइंट की ओर हम लोग आगे बढ़े कि पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा शमशेर बहादुर सिंह, झंझन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध, अधिनायक रघुवीर साहब, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, हार जीत अशोक वाजपेयी, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं गद्य खंड में। शीर्षक, विधा और लेखक, बातचीत, निबंध बालकृष्ण भट्ट, उसने कहा था, कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, संपूर्ण क्रांति भाषण, अर्ध
नारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर, रोज कहानी अज्ञा। और फिर अगला पॉइंट आपका क्या है इससे रिलेटेड, आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका एक लेख और एक पत्र। ये पत्र है भगत सिंह का। ओ सदा नीरा यात्रा वृत्त है जगदीश चंद्र माथुर का। सिपाही की माँ एकांकी मोहन राकेश। प्रगीत और समाज निबंध नवंबर सिंह। जूठन दलित आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी मलियज। तिरिच कहानी उदय प्रकाश। शिक्षा शिक्षा शास्त्र जय कृष्णमूर्ति। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शिक्षा शास्त्र जय कृष्णमूर्ति। अब देखिए इनका मेन पॉइंट क्या है। इनका जन्म 12 मई 1895 ईस्वी को मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 17 फरवरी 1986 ओजई कैलिफोर्निया में हुआ। इनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति। इनके माता का नाम संजीवम्मा एवं पिता का नाम नारायण। अगला है लीड बेटर जय कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। बहुत ही बीबीआई पॉइंट है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन है। मलियज का जन्म 1935 में महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में। इनका मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव। इनके माता का नाम प्रभावती एवं पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। सन 1960 के आसपास नई कविता आंदोलन के अंतिम दौर में मलियज का उदय एक कवि के रूप में हुआ। अगला कहानी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी में सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में हुआ। इनके माता का नाम गंगा देवी, पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह। उदय प्रकाश 1980 के आसपास एक कवि के रूप में पाठकों के समक्ष उदित हुए थे। और फिर उनकी प्रसिद्ध कहानी तिरिच एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है। फिर अगला पॉइंट है कि इस कहानी में जादुई यथार्थ की कहानी कहा जाता है। यानी इस कहानी को अब देखिए प्रगीत और समाज निबंध के रूप में नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता का नाम बागेश्वरी देवी, पिता का नाम नागर सिंह एक शिक्षक थे। यहाँ प्रस्तुत प्रगीत समाज उनके आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक संवाद से लिया गया है, वाद विवाद संवाद से लिया गया है। अगला पॉइंट आपका है लेसन जूठन से, जो दलित आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता का नाम मुकुंदी देवी, पिता का नाम छोटालाल। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के दलित आंदोलन से जुड़ा महत्वपूर्ण रचना है। और अगला पॉइंट है आपका कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन व्यापक पाठक वर्ग का ध्यान आकृष्ट किया है। अगला ओ सदा नीरा यात्रा वृत्त है, जगदीश चंद्र माथुर जी का है। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 14 मई 1978 में। इन्होंने अपनी पहचान एक मनस्वी लेखक के रूप में नेहरू युग में बनाई थी। यह निबंध ओ सदा नीरा गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। अगला है सिपाही की माँ एकांकी है मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को जंडी वाली गली अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनका निधन 3 दिसंबर 1972 को। इनके बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी, माता का नाम बच्चन कौर और पिता का नाम करमचंद्र गुगलानी, जो पेशे से वकील थे। अगला पॉइंट है कि मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। वे 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटक थे। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। अगला पॉइंट है रोज कहानी सच्चिदानंद वात्सल्य अज्ञा के द्वारा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञा का जन्म 7 मार्च 1911 को कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मूल निवास स्थान करतारपुर पंजाब। इनके माता का नाम बयंती देवी और पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। रोज कहानी गंगरीन शीर्षक 1934 में अज्ञा द्वारा लिखी गई है। अज्ञा द्वारा लिखी गई है। अगला पॉइंट है कि इन्होंने रविन्द्रनाथ ठाकुर को गोड़ा का हिंदी अनुवाद भी किया था।
अगला है एक पत्र और एक लेख। ऐतिहासिक पत्र भगत सिंह का है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा चक गुंगेर ब्रांच वर्तमान लोयलपुर पाकिस्तान में हुआ था। इनकी शहादत 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी के दौरान हुई थी। केस के कारण फांसी में दी गई थी। तो इनका पैतृक गांव इनका है खटक कड़वाल पंजाब। इनके माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम सरदार किशन सिंह। इनकी पहली गिरफ्तारी 1927 में हुई। ये सब सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में सिताबदियारा गांव जो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार सारण जिला में फैला हुआ था। इनका निधन 8 अक्टूबर 1979 में। अगला पॉइंट है कि इनके माता का नाम फूलरानी और पिता का नाम हर्षुदयाल, पत्नी का नाम प्रभावती देवी। इनके बचपन का नाम बाउल, बड़े होने पर ये जेपी और जनपद सिद्धार्थ के लिए लोकनायक हो गए। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति में ये भाषण दिए थे। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर का। कहता है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, जो राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 में ऊपर के वीडियो में भी आपका मैंने जिक्र किया गया है। इनके माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह और पत्नी श्यामावती देवी है। दिनकर छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। इनको संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी और उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये राष्ट्रकवि के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला आपका बातचीत निबंध बालकृष्ण भट्ट का। इनका जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 20 जुलाई 1914 को। इनके माता का नाम पार्वती और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, जो कि एक व्यापारी थे और ये भारतीय युग के प्रमुख साहित्यकार थे। अगला आपका है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। इनका मूल निवास स्थान गुलेर ग्राम जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था। ये द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। आगे है कि उसने कहा था कहानी उनकी अमर रचना है, जो कि विकास में मील का पत्थर साबित हुआ है। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी हैं। तो छात्रों अब आपको मैं बता दूं कि यह जो वीडियो है एक तरह से यूँ कहें कि हिंदी के लिए फॉर एनुअल एग्जामिनेशन साइंस और आर्ट्स इंटरमीडिएट के लिए ज़बरदस्त वीडियो है। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप पहले से जुड़े हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। आपको इससे बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेंगे जिसका कि आप सही आंसर देंगे। और अगला वीडियो आपका एक आध और हिंदी के लिए होगा, नहीं तो फिर इंग्लिश का बुक और ग्रामर का सेपरेट पार्ट वाइज होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। एपेक्स इंग्लिश चैनल है जो कि गोपाल चौधरी के नीचे में आपका लॉगिन किया हुआ है। और निश्चित रूप से पूरा वीडियो को देखें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।